Good morning, students. There is some doubt regarding static friction, sliding friction, and rolling friction in physics, unit number 12, that is a friction. So, today we are going to have a brief discussion regarding static friction, sliding friction, as well as rolling friction, and what are the differences between these three major frictions. सो टुडे वी विल डिस्कस इट ब्रीफली, बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सभी के दिमाग में वो इजीली फिट हो जाए. So we will start with the static friction. We will go through the definition. Static friction, the force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. अभी इसको सीधे साधे तरीके से मैं समझा दूं तो ये बोल रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड, जिस फोर्स की हमें जरूरत है टू क्या करने के लिए, ओवरकम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एट द इंस्टेंट, किसी एक वक्त पर, एट अ इंस्टेंट मीन्स ऑन दैट पॉइंट. अगर 5:04 पे तो उसी इंस्टेंट पे ऑन द सेम टाइम एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, जब वो रेस्ट पोजीशन में हो और तुरंत मूव करना स्टार्ट कर दे, तब तक जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. ठीक है, चलो डेफिनेशन तो हमने एक्सप्लेन कर दी. वी विल फर्दर मूव विद द डायग्राम. सो हियर यू कैन सी अ बॉक्स. एक बॉक्स है जिसका कुछ वजन है, वी डोंट नो हाउ मच, बट दैट बॉक्स इज बीन प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड सरफेस. एक ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और वो बॉक्स वजन में है. इट इज हैविंग अ वेट एंड वन ऑफ यू और ऑल ऑफ यू, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुशिंग दैट बॉक्स. अब वो उस बॉक्स को पुश कर रहा है, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स. अभी मान लीजिए बच्चे का वजन है 40 किलोग्राम. कितना है? 40 केजी बच्चे का वेट है और बॉक्स का वजन है 70 किलोग्राम. कितना है? 70 किलोग्राम. तो बच्चा बॉक्स को जैसे ही धक्का मारेगा तुरंत ही वो खिसकना स्टार्ट हो जाएगा? नो, अ बॉक्स विल नॉट मूव. तो बच्चा फोर्स लगा रहा है, 40 किलो ही वजन है, 70 किलो को हिलाना है, तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स फोर्स. उसको फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, जमीन के ऊपर ग्रिप बनानी पड़ेगी, उसके पैर ना फिसल जाए इसलिए. तो अभी वो ग्रिप बना के टोटल पूरा एनर्जी जनरेट कर रहा है और बॉक्स को धक्का मार रहा है. ही इज पुशिंग अ बॉक्स वेरी हार्ड. द बॉक्स विल नॉट मूव एट सम इंस्टेंट, कुछ वक्त तक बॉक्स हिलेगा नहीं. यस और नो? नो. यस. अभी बॉक्स हिल ही नहीं रहा, वो एनर्जी लगाए जा रहा है, लगाया जा रहा है, बॉक्स इज नॉट मूविंग. तो ये सारी एनर्जी जो ये लड़का या लड़की लगा रहे हैं बॉक्स के ऊपर, वो जा कहाँ रहा है? तो वो एनर्जी जा रही है बॉक्स और ग्राउंड के बीच में, जो रूट्स और थ्रूज है ना उसमें. अभी आप बोलोगे सर रूट्स क्या है और थ्रूज क्या है? ये जो टेकरी है ना, बड़ा सा पहाड़ है, उसको हम बोलेंगे रूट, उसको हम बोलेंगे रूट. और ये जो नीचे गड्ढा बन रहा है इसको हम बोलेंगे थ्रू, इसको हम बोलेंगे रूट और इसको हम बोलेंगे थ्रू. ठीक है, तो ये जो रूट है, जो टेकरी है, वो बक्से के थ्रू में फिट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको अच्छे से फिगर दिखाता हूँ. ये मैं बॉक्स का है ना, ये बॉक्स का सबसे छोटा सा पार्ट है, उसको मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ. किस चीज से देख रहा हूँ? माइक्रोस्कोप से उसको बड़ा 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 करके देख रहा हूँ. सो एट द लास्ट यू विल सी थ्रूस एंड रूट्स ओवर अ सरफेस. जब इसको आप सबसे बेसिक सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से बड़ा 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 करके देखते जाओगे, सो एट द लास्ट आपको रूट मतलब कुछ ऊपर पार्ट, कुछ नीचे पार्ट, ऊपर पार्ट, गड्ढे और टेकरिया, ऐसा कुछ दिखाई देगा सबसे लास्ट में जब जूम करके थक जाओगे तब. यस और नो? यस. नाउ अभी जो ग्राउंड सरफेस है उसके पास भी
रूट्स और थ्रू है, मतलब टेकरी और गड्ढे हैं, यस। और ये बॉक्स के पास भी रूट्स और थ्रूस है, मतलब उसके पास भी गड्ढे हैं। तो अभी ये यहाँ हो क्या रहा है कि द सरफेस, ग्राउंड सरफेस हैविंग रूट्स एंड थ्रूस, तो ये इसके रूट थ्रूस और इसके रूट थ्रूस परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। जैसे पेन है, तो इसको मान लीजिए कि ये है रूट, और इसमें जो गड्ढा है उसको मान लीजिए थ्रू। तो मान लीजिए ये टेबल का बॉटम सरफेस है और ये जमीन का ऊपर वाला सरफेस है। तो जब भी टेबल वजन से है, इसीलिए ये गड्ढा इस टेकर के ऊपर बैठ जाएगा और फिट हो जाएगा। तो इन द सेम वे दिस बॉक्स थ्रू एंड ग्राउंड रूट मैचेस ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं, और मैच हो जाने की वजह से दे विल परफेक्टली फिट ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाते हैं। कुछ परफेक्टली फिट होते हैं, कुछ परफेक्टली फिट नहीं भी होते। और ऐसा भी होता है कि रूट के ऊपर रूट आ गया, ढक्कन के ऊपर ढक्कन आ गया और पेन के ऊपर पेन आ गया, ये भी होता है, क्योंकि बहुत सारा सरफेस है। कौन सी सरफेस कैसे फिट बैठी वी डोंट नो। और इन्हीं सब फिटिंग के चक्कर में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक बार कोई चीज उसके ऊपर बैठ गई, टू ओवरकम दैट, उसको तोड़ने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो अभी आप समझो, ये बच्चा जो भी फोर्स लगा रहा है वो हजारों करोड़ों गड्ढों और टेकरियों के बीच में अटका हुआ है, यस और नो? यस। तो अभी आप देखिए, ये ऐसा गड्ढा है, सो व्हेन ही इज अप्लाइंग अ लिटिल फोर्स, वो थोड़ा सा खुल रहा है, यस। और ज्यादा फोर्स लगा रहा है और खुल गया, और लगा रहा है, इट इज ओपनिंग। और जब वो टिप पे होगा ना, तो अंटिल अ टिप, जब तक ये बक्सा हिल नहीं रहा, जब तक ये बक्सा इज नॉट मूविंग, अ बॉक्स इज नॉट मूविंग, अ बॉडी इज नॉट मूविंग, एट दैट इंस्टेंट, उस वक्त तक जो भी फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। समझ रहे हो? वंस द बॉक्स इज बीन मूव्ड, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी वो बक्सा खिसक गया, तो उसके बाद उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ रुकी हुई चीजों पे ही लग सकता है। इफ अ बॉडी इज स्टेडी, देन द फ्रिक्शन अप्लाइड ओवर अ बॉडी इज स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? यस। So until and unless box does not starts to move, till then whatever force is been applied, that force will be considered as static friction force, उसको हम static friction force ही बोलेंगे। So I think static friction is been clear, yes or no? ये रूट्स और थ्रू को याद रखिएगा, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और एक बार इस चीज का इंट्रोडक्शन होगा, yes or no? So until and unless, फिर से डेफिनेशन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो भी फोर्स चाहिए, एट द इंस्टेंट, उसी वक्त तक, इंस्टेंट मीन्स अप टू द पॉइंट, एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, वो हिले उससे पहले तक जो भी फोर्स हम लगा रहे, फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ है, तभी इट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। सो आई थिंक स्टैटिक फ्रिक्शन इज very well clear to you all, but still you have any doubt, you can comment it below। और आप बोलोगे सर ये रूट्स और थ्रूज सभी सेम साइज के होंगे? नो, हर सरफेस पे, हर सेंटीमीटर पे, हर मिलीमीटर पे रूट्स और थ्रूज की साइज बदलती जाती है। आप देखोगे कि रबर और रोड के बीच में रूट्स और थ्रू बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसी वजह से रोड और टायर के बीच सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। इन द सेम वे कैरम बोर्ड और कैरम स्ट्राइकर के बीच में रूट्स और थ्रूस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस छोटे छोटे रूट्स और थ्रू होने की वजह से स्ट्राइकर कैरम के ऊपर स्लाइड कर पाता है, बिकॉज देयर इज अ लेस स्टैटिक फ्रिक्शन। कैरम के ऊपर स्ट्राइकर को पुश करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। बट अगर
टेबल को रोड के ऊपर खिसकाना हो तो आप मर जाओगे, यस और नो? बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद रूट्स एंड थ्रू। सरफेस पे लगे हुए छोटे छोटे गड्ढे और छोटी छोटी टेकरियां जब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसको हिलाने के लिए बहुत सारा फोर्स लगता है और उसी फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, so now we are moving for a sliding friction. Now we are moving on to the sliding friction. Let us start with the definition. The definition says when the box starts sliding, as we already know in the last previous case, until and unless box doesn't move, the energy stored by the box or the friction offered between the box and a surface. बहुत सारी तरीके से definition को लिख सकते हो. There is not necessary कि एक ही type से लिखना है. But let us say the friction offered between a body, between a box and a ground is known as a static friction that we have discussed. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि after sliding the box has started moving. एक धक्का दे रहे हो once it is started moving, once they start sliding, the contact point on its surface do not get enough time. जो contact points है, जो roots and throughs हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर बैठने का वक्त नहीं मिलता. ऐसे सरक रहा है सरक रहा है सरक रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेन और वो है, अगर ये ढक्कन है उसको मैं कंटिन्यूसली स्लाइड करता रहूं तो इस पेन को इसके ऊपर बैठने का वक्त ही नहीं मिलेगा, यस और नो? तो वो वक्त ही नहीं मिल रहा तो प्रॉपर फिटिंग नहीं आ रही, और प्रॉपर फिटिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन भी कम लग रहा है. सो व्हेन a box starts sliding on the contact points on its surface do not get enough time, उनको enough time नहीं मिल रहा to lock into the contact points on the floor. फ्लोर के साथ contact points में फिक्स बैठने के लिए, लॉक होने के लिए वक्त नहीं मिल रहा. so it is smaller than static friction. इसी वजह से sliding friction static friction से छोटा है. because when a box started moving, अभी वो मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या कह रहा है, सारे रूट्स और थ्रू के ऊपर से घिस के जा रहा है, यस और नो? तो अभी और एक चीज हम देखेंगे, अगर रूट्स और थ्रू घिस के एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं तो वो सारे रूट्स और थ्रूज वो सारे छोटे नहीं होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया थ्रू और ये हो गया थ्रू. अभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं. अगर घिस रहे हैं तो पीरियोडिकली थोड़े वक्त के बाद ये भी छोटा हो जाएगा, यस और नो? और थोड़े टाइम के बाद ये भी छोटा हो जाएगा. थ्रू भी छोटा हो गया और रूट भी छोटा हो गया, यस और नो? तो मान लीजिए किसी चीज को आप कंटिन्यूसली घिस रहे हो तो वो बाद में स्मूथ हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर फ्रिक्शन कम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, for a long period of time you are driving a one vehicle, एक ही vehicle बरसों से सालों से चला रहे हो तो you will see the surface of your टायर का जो आउटर सरफेस है वो स्मूथ हो गया है, और उसके स्मूथ होने की वजह से when you are applying a brake, जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, स्लाइड कर जाती है, यस और नो? इट इज स्लाइडिंग. व्हाई? बिकॉज यू हैव रिड्यूस्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर दिया है. कैसे? जो आपके पास रूट्स और थ्रू थे उसको आपने घिस घिस के छोटे कर दिए हैं. सो दैट इज हाउ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी और कम करना है सो यू हैव टू अप्लाई कंटिन्यूस रबिंग. अगर आप कंटिन्यूस उसको घिसते रह रहे हो तो आपकी दोनों सरफेस डैमेज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने टेबल को टाइल्स के ऊपर घिसते हो तो टेबल का बॉटम खराब नहीं होता, बट अगर वही टेबल को आप रोड के ऊपर घिसोगे 1 किलोमीटर तक तो आपके टेबल के नीचे की हालत क्या हो जाएगी, यस और नो? तो इन द सेम वे sliding friction works. Is it easy? So sliding friction is always lesser than static friction. Why? क्योंकि the contact points are not getting enough time. उनको enough time नहीं मिलता एक दूसरे के ऊपर बैठने के लिए, और बैठ नहीं सकते, इसीलिए sliding friction लग रहा है. So I hope sliding friction is also clear to you all.
फिर भी क्लियर नहीं है कमेंट कीजिए, कहाँ पे डाउट है मुझे मेंशन कीजिए कि सर यहाँ इस पॉइंट पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सो आई विल क्लैरिफाई इट अगेन. ओके, सो मूविंग फॉर अ रोलिंग फ्रिक्शन. Moving on to rolling friction. So we will again start with the definition. What rolling friction says? When one body rolls over the surface, जब कोई एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल होता है, इट इज मूविंग, घूम रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, तो आगे बढ़ते वक्त उसको जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, जो मोशन को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज बिन ओवर. तो रोलिंग फ्रिक्शन है कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल कर रहा है और रोल करते वक्त उसके मोशन को जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है, जो भी रुकावटें आ रही है, उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन. नाउ हम उसको डीप मीनिंग में समझेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे है और एक्चुअली वर्क कैसे करता है. सो कंसिडर, हमने साइकिल का आगे वाला पहिया ले लिया है, द फ्रंट व्हील, एंड दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अभी ये साइकिल का आगे वाला पहिया इस डायरेक्शन में चल रहा है, ग्राउंड के ऊपर या रोड के ऊपर यू आर राइडिंग योर बाइसिकल एंड इट इज योर फ्रंट व्हील. तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा उसको देखने के लिए हमें पहिए को जूम इन, ये जो साइकिल का बॉटम सरफेस है और ग्राउंड का अपर सरफेस है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम कर रहे हैं. कौन से लेवल पे? माइक्रोस्कोपिक, मतलब चींटी भी हाथी लगे उतना जूम करना है. सो इसको हम जूम करते सो वी विल सी समथिंग लाइक दिस, यस और नो. तो एज यू कैन सी कि इरेगुलरिटी तो हर सरफेस पे होती है. रूट्स एंड थ्रूज आर बीन सीन इन ईच एंड एवरी सरफेस. दुनिया में जो भी चीजें हैं, रूट्स और थ्रूज तो उसपे है ही, इरेगुलरिटीज है, कोई भी सीधी सपाट चीज दुनिया में देखने को नहीं मिलती. सो व्हेन यू आर माइक्रोस्कोपिकली, बहुत ही छोटे लेवल पे इसको जूम करते हो, सो यू विल सी कि व्हील्स आल्सो डू हैव अ रूट्स एंड थ्रूज. व्हील के पास भी रूट्स एंड थ्रूज है और ग्राउंड के पास भी रूट्स एंड थ्रूज है. बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? व्हेन अ व्हील इज रोलिंग, तो अभी रोल हो रहा है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये हो गया आपका थ्रू, ये आ गया आपका रूट. सो व्हेन अ साइकिल इज रोलिंग, तो सपोज कीजिए कि ये साइकिल है, रोल कर रही है ऐसे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सर्कल बना रही है और ये आपका ग्राउंड है. तो जैसे ही आपकी साइकिल रोल हो रही है, वो इसके अंदर घुसा और साइकिल जैसे ही आगे बढ़ गई तो इसके ऊपर से फिर से निकल गया. इन द सेम वे ऑल द इरेगुलरिटीज, वो रूट्स में बैठ रही है और जैसे बैठ रही है वैसे ही निकल रही है, यस और नो. तो यहाँ पे जो रूट्स और थ्रू है उसको हमें तोड़ना नहीं पड़ा, सिर्फ हमने बिठाया और निकाल दिया. जैसे हम इस पेन में कर रहे हैं, ढक्कन के अंदर पेन को डाला और निकाल लिया, डाला और निकाल लिया. इन द सेम वे, इफ द फ्रिक्शन ऑफर्ड बिटवीन अ व्हील एंड अ रोड इज सच दैट यू आर नॉट ब्रेकिंग रूट्स एंड थ्रूज, आप रूट्स और थ्रूज इरेगुलरिटीज को तोड़ नहीं रहे हो. किस में हम तोड़ रहे थे? सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रूट्स और थ्रूज को तोड़ रहे थे. स्टैटिक फ्रिक्शन में तो हमारी ताकत ही नहीं थी कि उसको हम तोड़ पाए, यस और नो. In sliding friction, you are breaking roots and throughs of the surface. Whereas in rolling friction, you are acting smarter. आप smart decision ले रहे हो. कैसे? कि roots और through को तोड़ना क्यों है? उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद निकाल देंगे. और इस डालने और निकालने के चक्कर में we have designed a wheel. हमने सबसे पहले wheel invent किया था और उस wheel invention की वजह से हमारी पूरी लाइफ ही बदल गई. The human हिस्ट्री इज बीन चेंज. अभी आप जो भी देखो, जहां पे भी देखो, यू आर सीइंग अ व्हील. क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर. वो हो सके उतना फ्रिक्शन कम कर देता. बट स्टिल अगर सारा ही फ्रिक्शन अगर कैंसिल हो रहा है, तो एक बार साइकिल को पैडल मारा तो वो कंटिन्यूस किलोमीटर तक चलना चाहिए. बट इट डज नॉट. कुछ टाइम के बाद रोलिंग फ्रिक्शन भी कम हो जाता है. आफ्टर सम टाइम रोलिंग बॉडी स्टॉप. क्यों स्टॉप हो जाती? क्योंकि कुछ इरेगुलरिटीज, सम ऑफ द रेगुलरिटीज आर लाइक अ शेप ऑफ अ फुट. आपका पैर जैसा है ना, उसी शेप का रूट होता है और उसी शेप का थ्रू होता है. तो क्या होता है? व्हेन इट इज सिटिंग, जब ये पैर इस जूते में जाएगा तो अंदर तो चला जाएगा, पर बाहर निकलते वक्त उसको ये जूते का आगे का पार्ट तोड़ना पड़ेगा, यस और नो. सो
सो इन द सेम वे कुछ इरेगुलरिटीज वैसी होती है कि सिंगल लॉक्ड होती है, अंदर तो चला गया, बाहर निकलने के लिए तोड़ना पड़ेगा. So that is the resistance, that is the friction is only friction which is been applicable on the rolling friction. इसी वजह से साइकिल है, टायर, कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो कुछ डिस्टेंस के बाद रोल करने के बाद रुक जाते हैं क्योंकि वो लॉक कर देता है उसको. सो दैट इज हाउ रोलिंग फ्रिक्शन वर्क. बट ये डेप्थ कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए ठीक है, but definition only you have to write for exam purpose. More than that you don't have to explain anything. ना ही फिगर बनाना है, ना ही समझाना है. But to understanding purpose, for doubt purpose, it is well and good, but not more than that is required. So only the definition is required. So I think static friction, sliding friction, and rolling friction, I think all of you have understood. And if you have any doubt still, उसको indicate कीजिए कि सर इस point पे I am not getting your point, so I will clarify you again. Okay, till then thank you so much and revise well.